Hello and good afternoon. So, we are discussing basic concepts in chemistry in our lectures. So, this is the first online mode video. So, we are gonna discuss today mole concepts. Before discussing mole concepts, we have to know, हमें पता होना चाहिए मोल कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले कि मोल क्या होती है, एवोगाड्रोस नंबर क्या होती है, और ये आया कहाँ से, ये नंबर आया कहाँ से, या इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें इन चीज़ों की, या मतलब मूल कंसेप्ट को लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो किसी चीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट्स की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए ऐसा यूनिट्स ये सब मतलब इंटरनेशनल यूनिट्स बनाया गया कि ताकि हर जगह जो मेजर करने का जो तरीका हो सेम हो, ताकि इजीली हम सब मेजर कर सके, या हम सबको पता चले कि वेट मतलब कोई चीज़ वेट कर रही है तो कितना वेट कितना आएगा उस चीज़ में। तो कस्टमर्स के कन्वीनियंस के लिए ये चीज़ें बनाई गई। तो वैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड यूनिट्स कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि एक एटॉमिक मास यूनिट मास नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे बताया था हमने। तो ऐसे बोलते हैं, जैसे जैसे आमतौर पर ऐसे बोलते हैं कि एक दर्जन में 12 चीज़ें। ये किसी ने बोला होगा, वो सब ने एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई एक दर्जन में 12 ही होते हैं। ज़रूरी नहीं है ना, ये ज़रूरी मतलब ये अभी इसे मान लिया जाता है कि हाँ होता ही है, लेकिन किसी ने प्रूव करके नहीं दिखाया कि हाँ भाई 12 ही होता है। ठीक। लेकिन जो हमारी जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻³ जो वैल्यू है, ये एक आर्बिट्री वैल्यू भी नहीं। आर्बिट्री मतलब वो वैल्यू हुई जो मान ली गई, ऐसे ही मान ली गई भाई कि 12 दर्जन में 12 होते हैं। ये एक आर्बिट्री वैल्यू नहीं है जो हमारी वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एक वैल्यू है, या एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू निकाली गई है जो वैल्यू है। ठीक। तो नॉर्मली सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए, जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम किलोग्राम्स में अगर मेजर करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। ठीक। वैसे ही इसको मिनिमाइज करने के लिए साइंटिस्ट ने एक यूनिट बनाई, एटॉमिक मास यूनिट, उन्होंने जिसके बिना पे उन्होंने ये वैल्यू ये नंबर दी, जिसके बिना पे उन्होंने ये नंबर दी, जिसको एक मिनट, हाँ सॉरी, जिसके बिना पे उन्होंने एक नंबर दी 6.022 इंटू 10⁻23 सब 23। ये सब एटॉमिक मतलब इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड वैल्यू है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली उन्होंने निकाला है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को नापें या किसी चीज़ को मेजर करें तो उसके वेट के हिसाब से हम मेजर करेंगे। हम किसी मतलब जब किसी हैवी चीज़ को, मान लो अगर कोई हैवी जैसे बिल्डिंग हुआ, या कोई मतलब उससे भी हैवियर चीज़ हुई, या मतलब हाथी हो गई, हाथी मतलब एलिफेंट, उसको जब हम वेट करेंगे तो उसको हम ग्राम में कभी नहीं बोलेंगे। ठीक। जैसे कि हम अपना वेट जैसे नॉर्मली होता है तो हम ऐसे बोलते हैं कि आपका कितना वेट, तो हम बोलते हैं 40 kg 50 kg। अभी ये नहीं बोलेंगे कि 3500 ग्राम, ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते। कन्वीनियंट नहीं है। मतलब बोल तो सकते हैं, कन्वीनियंट नहीं है। वैसे हम हाथी का जब वेट करते हैं तो टन्स में करते हैं, या बिल्डिंग का वेट टन्स में करते हैं, या छोटी चीज़ें जैसे बिस्किट्स हुआ, बुक्स हुआ, वो हम ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक। वैसे ही जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे तो हम उनका वेट बोलेंगे, हम मास एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा कन्वीनियंट है, ज़्यादा कन्वीनियंट है हम जब बोलते हैं। अगर हम जैसे भी किसी एलिमेंट्स का अगर हम वेट करें, अगर हम उसको ग्राम्स में बोलें, मान लो यहाँ यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है ग्राम्स में, वो होता है जो वो होता है 0.0000023 इंटू, मतलब 0.0023 टाइम 1674 ग्राम्स, ये होता है उनका ग्राम में। ग्राम में हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है। ये कन्वीनियंट नहीं है। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज क्यों करेंगे, ताकि हमें आसानी हो, ताकि हम इजीली याद कर सकें या इजीली पता हो हमारे लिए। तो इसीलिए हमने उसके कन्वीनियंस के लिए साइंटिस्ट ने बोला कि हाँ जी, इसको ग्राम में नहीं, इसको एटॉमिक मास यूनिट में नापेंगे हम, या एटॉमिक मास यूनिट एक यूनिट बनाई, जिसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि हाइड्रोजन का जो वेट होता है, वो वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो बराबर होता है वो एक एमयू के बराबर होता है। एक एमयू मतलब एक हाइड्रोजन का मास हुआ एक एमयू के बराबर। ठीक। तो एक हाइड्रोजन बराबर होता है एक एमयू के।
ठीक। अब ये एक एमयू की जो वैल्यू है 1.673 इंटू 10 पावर 24 या 23, मतलब 23, ये वैल्यू आई कहाँ से? ये वैल्यू आई जैसे हमने जैसे मास नंबर कैलकुलेट किया था, उस मास नंबर जब कैलकुलेट किया तो हम लोगों ने रेफरेंस लिया क्या? तो हम लोगों ने रेफरेंस लिया कार्बन। कार्बन ही क्यों रेफरेंस लिया? क्योंकि कार्बन इजीली अवेलेबल था, एबेंडेंस ज़्यादा थी उनकी, मोस्ट रिएक्टिव नहीं थी, लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं थी। जो कार्बन के जितने आइसोटोप्स हैं उसमें सिर्फ C12 जो आइसोटोप है वो अवेलेबल था, बाकी बहुत ट्रेस क्वांटिटी में अवेलेबल था, इसीलिए हमने कार्बन 12 को रेफरेंस ले लिया और उसके हिसाब से हमने मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए C12 को चुना, कार्बन को चुना। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हम C12 एटम्स को चुनेंगे। एक एमयू बराबर होता है कार्बन एटम के मास, C12 एटम के मास के बराबर एक एमयू का जो यूनिट होता है। और एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का होता है मास। अब ये मास नंबर कैसे पता चलता है? मतलब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू पता चलता है। एक टेक्निक है, आगे जाके क्लासेस में आप जब ग्रेजुएशन या मास्टर्स में जाओगे तो आप लोगों को ये मास कैलकुलेट करने के लिए, मतलब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक के थ्रू आपको इनका मास कैलकुलेट करना करेंगे हम। तो यहाँ पे मतलब 12 का जो मास नंबर, मतलब कार्बन का जो मास नंबर होता है वो 12 होता है। उसमें 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे C12 ही क्यों बोलते हैं? C12 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को हम नेगलेक्ट करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, 6 C12, इसीलिए C12 आइसोटोप्स। अब यहाँ पे प्रोटॉन का जो मास होता है 1.642 इंटू 10 पावर 24। यहाँ न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.674 इंटू 10 पावर -24। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.11 इंटू 10 पावर -28 ग्राम्स होते हैं। एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है या मास होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब नहीं, मतलब यहाँ से आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं अपनी कैलकुलेशंस में। क्यों? क्योंकि इनका मतलब जो मास है जो छोटा होने के कारण इनको यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद नेग्लेक्ट करने के बाद जब हमने मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को यहाँ पे ऐड किया तो हमारा वैल्यू आया 3.346 इंटू 10 पावर -24। -24 10 पावर -24 दोनों में कॉमन था, इसीलिए लिया। वो यहाँ 6/12 जो है, ये 6 है यहाँ पे, मतलब तीनों जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में 6 है, उसको हमने आगे कॉमन ले लिया, 6/12 होगी। तो 6/12 हो गई। तो 6/12 को हम यहाँ पे अगर 6 × 6 = 1 का तो 1/2 होगी। यहाँ पे इन दोनों को सम अप करके यहाँ 3.346 आया। तब इनको जब हम ये जो 3.346 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो 1.673 इंटू 10 पावर -24। तो ये हुआ 1.673 इंटू 10 पावर -24। अब ये 1.673 इंटू 24 जो है वो एक एमयू में इतने होते हैं, एक एमयू में। अब इस एमयू को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें या एक ग्राम में कितना एमयू, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1.673। 1 ग्राम मतलब एक डिवाइडेड बाय जो जो एमयू की यूनिट है, जो एमयू का जो यूनिट जो नंबर आया एमयू का डिवाइड बाय वो, तो 1.673, एक्सक्यूज मी, 1.673 इंटू 10 पावर 24, 1 ग्राम्स डिवाइड बाई 1.6। अब ये 10 पावर -24 ये नीचे डिवाइड में था डिनोमिनेटर में, जब इसको हम न्यूमिनेटर में लेंगे तो 10 पावर -24 10 पावर +24 हो जाएगी। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/6.73 इंटू 10 पावर 24। अब ये 1 और 1.673 ये छोटा है, तो हमेशा ऐसे मतलब कन्वीनियंट होता है कि आगे न्यूमरेटर पे आपका जो नंबर हो बड़ा हो, डिनोमिनेटर पे आपका छोटा हो, इसलिए अब इसको इजीली डिवाइड कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ 10 पावर 24 से एक मतलब यहाँ पे ये 10 होगी और ये 10 पावर -23 होगी, 24 से एक यहाँ आ गई। तो 1.673 को जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6.022 इंटू 10 पावर 23 AMU। ये हो गई हमारे 1 ग्राम में, 1 ग्राम के अंदर इतना एमयू, 1 ग्राम बराबर 6.022 इंटू 10 पावर 23 AMU। समझ में आ रहा है? ये हमने कैलकुलेट किया कि 1 ग्राम के अंदर इतने 6.022 इंटू 10 पावर 23 ग्राम्स।
हाँ, तो नेक्स्ट 1 ग्राम में जब इतने, तो 12 ग्राम में कितने, अगर मतलब एक जगह एक मतलब 12 ग्राम में कितने कितने कितना ग्राम 12 ग्राम में, तो हमने दोनों साइड से 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 6.022 6.022 इंटू, मतलब कोई चीज़ को तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में, 12 ग्राम 12 ग्राम्स, ये 12 ग्राम्स, तो 6.022 इंटू, ये 12 AMU किसके बराबर होता है, मास ऑफ वन कार्बन आटम। मास ऑफ वन कार्बन आटम हमारा होता है 12 MU के बराबर, मास ऑफ वन कार्बन आटम होता है हमारा 12 MU के बराबर। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूड कर पाए हैं, या ये कंक्लूड कर रहे हैं कि 12 ग्राम 12 ग्राम इज द मास ऑफ 6.022 10^23 आइटम्स ऑफ C12। यहाँ पे 12 AMU जो हमने यहाँ 12 मल्टीप्लाई करके 12 AMU आई, तो ये 12 AMU हमें पता है कि कार्बन C12 आटम के मास के बराबर होती है, मास ऑफ वन आटम के बराबर होती है C12 AMU। तो इसकी जगह हमने 12 रखा, ये मास ऑफ वन कार्बन आटम। तो 12 ग्राम किसके बराबर हुआ, 12 ग्राम इज द मास ऑफ, मास के बराबर हुआ ऑफ 6.022 इंटू 10^23 आइटम्स ऑफ C12। ये हुआ हमारा। अब एक मोल को ये हुआ कि ये वैल्यू कहाँ से आई, हमने ये कैलकुलेट किया कि ये वैल्यू आई कहाँ से, मतलब कहाँ से आई, तो हमने ये कैलकुलेट किया। अब एक मोल को डिफाइन करने के लिए, या एक मोल कितना, एक मोल को कैसे डिफाइन करेंगे वो हम अभी बताएंगे कि डिफिनेशन ऑफ वन मोल को डिफाइन कैसे करेंगे हम। डिफिनेशन ऑफ वन मोल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 12 ग्राम आटम के अंदर कितने पार्टिकल्स, C12 आइसोटोप्स के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं या कितने प्रेजेंट। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ या कोई भी सब्सटेंस है, एज मेनी नंबर ऑफ सब्सटेंस, उतने नंबर ऑफ सब्सटेंस होंगे, उतने नंबर ऑफ सब्सटेंस, वन इतने नंबर ऑफ सब्सटेंस जितने कार्बन C12 आइसोटोप्स के अंदर कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स या कितने कार्बन के एटम्स, उसको हम डिफाइन करेंगे 1 मोल से। अब इस समझ गए कि एक मोल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, जब ना C12 आइसोटोप्स, जो हमारा कार्बन आइसोटोप है C12 आइसोटोप, उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसको हम बोलेंगे, उसके अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे 1 मोल। या सेम इसी तरह की किसी सब्सटेंस के अंदर कितना प्रेजेंट होगा, जितना C12 एटम्स के अंदर कार्बन 12 आइसोटोप्स के अंदर कि जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, उतना ही किसी और एलिमेंट्स क्या किसी और एटम्स के अंदर उतना ही सेम नंबर प्रेजेंट होगा, उसको हम डिफाइन करेंगे 1 मोल से। एक मोल को एक मोल को जब हम एक मोल को जब हम मतलब मेजर करेंगे, तो उसको हम करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से। द नंबर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 मोल इज कॉल्ड एवोगाड्रो। जितना नंबर प्रेजेंट होगा किसी सब्सटेंस के अंदर, उसको हम बोलेंगे एवोगाड्रोस नंबर Na, जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो एक मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितना प्रेजेंट, एक वाटर के अंदर सेम 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इस उसको हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। जो वैल्यू है, जो नंबर है हमारे पास, उसको हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर Na, जिसको हम डिनोट करते हैं Na, जिसकी वैल्यू है ये Na। और ये एक मिसकंसेप्शन है, या मतलब आम तौर पर आप लोगों को सुनेगा कि Na इज ए कांस्टेंट। Na इज नॉट ए कांस्टेंट। Na को हम कांस्टेंट मानते हैं, वी ट्रीट इट इज एज ए कांस्टेंट, मतलब इसको हम एक कांस्टेंट मानते हैं, होता नहीं है। अब ये कांस्टेंट क्यों नहीं है, मतलब ये इसको कांस्टेंट क्यों नहीं मानते हैं, जब ना अगर हम इस रेफरेंस, जैसे हमने कैलकुलेट किया ये नंबर, उस रेफरेंस के जगह जैसे हमने कार्बन रखा, उस रेफरेंस की जगह अगर हम कोई और एलिमेंट रखें, तो ये Na की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट वो हुआ जैसे ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, या वो एक कांस्टेंट है, फंडामेंटल कांस्टेंट है, फिजिकल कांस्टेंट है, जो कभी चेंज नहीं होगी। हर जगह ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 रहेगी, तो हर जगह रहेगी सेम, मतलब अर्थ के किसी भी प्लेस पे ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस होगा वो इतना ही रहेगा। लेकिन ये जो सब्सटेंस, ये जो है, वो हर एलिमेंट के साथ चेंज होगा। जैसे हम हाइड्रोजन करेंगे, ऑक्सीजन करेंगे, या कोई और एलिमेंट करेगा, तो उसके हिसाब से ये Na की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, Na की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि Na की वैल्यू, ये एटॉमिक मास यूनिट पे डिपेंड करती है कि किस एलिमेंट का, आप किस एलिमेंट को एज ए रेफरेंस लेके आप कैलकुलेट कर रहे हो, उस चीज़ पे डिपेंड करिए। ये था हमारा मोल कंसेप्ट।
होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड दिस थैंक्स फॉर योर टाइम